5 जनवरी साल 2026 एक स्टूडेंट अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद जहानाबाद से पटना वापस आती है, जहां वो शंभू हॉस्पिटल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। रात को वो अपने पेरेंट्स से बात करती है और खाना खाकर सो जाती है, लेकिन अगले दिन यानी 6 जनवरी को वो कमरे से बाहर नहीं निकलती है, ना तो ब्रेकफास्ट के टाइम पर और ना ही लंच करने के लिए। ये देखकर हॉस्टल मैनेजर को कुछ डाउट सा होता है और वो लड़की को बुलाने उसके कमरे में जाता है, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। ये देखकर वो कुछ लोगों के साथ मिलकर दरवाजे को तोड़ देता है और तब उसे लड़की बेसुध हालत में पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर 11 जनवरी को उसकी जान चली जाती है, लेकिन कैसे? ये सवाल अब भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या सच में लड़की ने अपनी जान खुद दी थी या फिर उसे मारा गया? क्या हॉस्टल में कोई गलत काम हो रहा था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वेलकम टू ब्लैकिंग। मैं हूं समीर और ये है नीड्स स्टूडेंट केस। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये वो लड़की है जिसने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था, पर इसके साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये लड़की जहानाबाद की रहने वाली है जो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती थी और जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना चाहती थी। इसलिए इसने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई पर काफी ज्यादा फोकस किया था और हमेशा ये अच्छे नंबरों से पास हुई। इसके पेरेंट्स भी अपनी बेटी की काबिलियत को अच्छे से जान चुके थे, इसलिए वो इसको हर जगह हर मोड़ पर सपोर्ट करते थे। यहां तक कि जब लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, तो इसके पापा ने क्लियरली कह दिया कि वो जिंदगी में जो करना चाहती है वो कर सकती है, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उसके पेरेंट्स हर हाल में उसके साथ हैं, वो उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। पापा की ये बात सुनकर बेटी नीट की तैयारी करने के लिए जहानाबाद से बिहार की राजधानी पटना पहुंच जाती है, क्योंकि वहां पर एक अच्छा कोचिंग सेंटर था। इसी कोचिंग सेंटर में वो पढ़ाई करना शुरू कर देती है, पर उसके पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था। इसलिए वो अपने पापा को जब इस बारे में बताती है, तो वो अपने एक दोस्त के जरिए उसके रहने का जो इंतजाम है वो पटना के चित्रगुप्त नगर में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में करा देते हैं, जिसका नाम था शंभू गर्ल्स हॉस्टल। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसी हॉस्टल में और भी लड़कियां रह रही थी, इसलिए पापा को और भी ज्यादा फिक्र नहीं थी अपनी बेटी की और उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी यहाँ पर बहुत ही आराम से रह सकती है। वो दिन भर अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करती थी, अच्छे से ध्यान लगाती थी पढ़ाई में, और शाम के वक्त वो कोचिंग जाती थी, जहां से आने के बाद वो हर रोज अपने पेरेंट्स को भी कॉल करती थी ताकि उनके हाल चाल मालूम कर सके। वही पेरेंट्स को भी अपनी बेटी की आवाज सुनकर ये तसल्ली हो जाती थी। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और 2025 में क्रिसमस और नए साल का मौका आ जाता है और कोचिंग सेंटर में करीब 10 दिन की छुट्टियां अनाउंस कर दी जाती है। अब बेटी को भी अपने पेरेंट्स से मिलना था और उनके साथ न्यू ईयर मनाना था, इसलिए वो भी घर जाने का फैसला कर लेती है और घर पहुंचकर पेरेंट्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। कुछ दिन के बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो 5 जनवरी साल 2026 को ट्रेन के जरिए हॉस्टल वापस आ जाती है। अब क्योंकि बेटी अकेली गई थी, इसलिए पिता रात को उसके पास फोन करते हैं ताकि ये जान सके कि वो सही सलामत हॉस्टल पहुंच गई है या फिर नहीं। तब बेटी उन्हें दिलासा देते हुए कहती है कि वो फिक्र ना करें, वो यहाँ सेफली आ गई है। इसके बाद वो खाना खाती है और फिर वो सो जाती है। अगले दिन तारीख आती है 6 जनवरी साल 2026। हर रोज की तरह सभी लड़कियां ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे हॉल में पहुंच जाती है, पर ये लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं आती। अब क्योंकि हॉस्टल में काफी लड़कियां थी, तो ऐसे में कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है और जिन लोगों को ख्याल आता है वो ये सोच के रह जाते हैं कि शायद उसका मन नहीं होगा। इसी तरह दोपहर को सभी लड़कियां तय समय पर खाना खाने पहुंच जाती हैं, लेकिन अब भी वो लड़की कमरे से बाहर नहीं आती है। ये देखकर हॉस्टल मैनेजर को अब कुछ अजीब सा लगता है और वो उसके कमरे के पास जाकर उसे आवाज लगाने लगते हैं, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी इसका फायदा नहीं होता है। इसके बाद वो कुछ और लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और जब दरवाजा तोड़कर अंदर का नजारा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने वही लड़की बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। वो उसके पास जाकर उसकी पल्स को चेक करते हैं, तब पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही हैं, यानी कि वो सिर्फ बेहोश थी। ये जानने के बाद हॉस्टल मैनेजर तुरंत लड़की को उठाकर कंकड़बाग स्थित सहजानंद अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे देखने के बाद साफ कह देते हैं कि वो लड़की का इलाज नहीं कर सकते
क्योंकि उसकी जो हालत है इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सीरियस है। साथ ही डॉक्टर पुलिस को भी खबर कर देते हैं क्योंकि लड़की की बॉडी पर चोटों के निशान थे। लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए, वो लड़की को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती ही नहीं है, जिसके बाद हॉस्टल वाले उसकी तबीयत खराब देखकर उसे प्रभात मेमोरियल प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां लड़की को एडमिट कर लिया जाता है और वहां करीब 3 दिन तक वो रहती है। लेकिन 9 जनवरी को डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि लड़की की तबीयत जो है वो दिन पर दिन बिगड़ रही है, इसलिए आप इसे मेदांता हॉस्पिटल ले जाइए, जो पटना का एक जाना माना हॉस्पिटल है। डॉक्टर्स की बात सुनने के बाद मैनेजर लड़की को मेदांता ले जाते हैं, जहां पर उसे भर्ती किया जाता है। इधर अब लड़की के पेरेंट्स को भी उनकी बेटी की हालत के बारे में बता दिया जाता है, जो फौरन ही जहानाबाद से पटना आ जाते हैं और बेटी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। उसकी सीरियस कंडीशन देखकर मां का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है और पिता को चोटों के निशान देखकर लगता है कि उनकी बेटी के साथ जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। इसलिए वो चित्रगुप्त पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस से FIR लिखने को कहते हैं और 9 जनवरी को उनकी FIR लिख दी जाती है। पर SHO साहिबा रोशनी कुमारी कोई खास एक्शन नहीं लेती है, जबकि वो खुद एक महिला है। लेकिन उसके बाद भी उनका लड़की के पेरेंट्स के आंसुओं को देखकर दिल नहीं पसीजता है। वो सिर्फ हाथ पर हाथ रख के फुर्सत से बैठी रहती है, जैसे सरकार ने उन्हें सिर्फ नाम का SHO बनाया है, करना कुछ नहीं है। पर जब उन्हें पता चलता है कि अब लड़की की जो हालत है, जो कंडीशन है, वो खराब होती जा रही है, तब वो अपनी कुर्सी से उठती हैं और मजबूरी में हल्की फुल्की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती हैं। हालांकि उन्हें पहले उस हॉस्टल में जाना चाहिए था जहां लड़की बेहोश मिली थी, लेकिन SHO साहिबा ने इतनी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपने प्राइवेट ड्राइवर से कहा कि मुझे तो हॉस्टल का पता नहीं है, ऐसा करो तुम वहां पे जाओ और थोड़ी बहुत जानकारी जुटा लो। यानी ना तो वो किसी पुलिस वाले को वहां पे भेजती है और ना ही खुद जाती हैं, बल्कि अपने ड्राइवर को पूछताछ करने भेजती है, जो वहां जाकर पुलिस के अंदाज में स्टाफ से सवाल जवाब करता है और VDR उठाकर ले आता है। इधर लड़की जो जिंदगी और जीने की जद्दोजहद में लगी थी, उसकी उम्मीद 11 जनवरी को टूट जाती है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अपनी अच्छी खासी बेटी को इस तरह खोना किसी भी पेरेंट्स के लिए कितना दर्दनाक होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं, पर वो उसे इंसाफ दिलाना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि 5 जनवरी की रात को उस कमरे में क्या हुआ था। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस के सामने भीख मांगते हुए कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती हुई है, कुछ लोगों ने उसके साथ ज्यादती की है, आप उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए। पर पटना पुलिस उनकी बात को टालती रहती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि लड़की की जान चली गई है, तब वो मीडिया के डर से इस मामले की थोड़ी बहुत छानबीन करते हैं और अगले दिन यानी 12 जनवरी को पटना के सदर वन के ASP अनुभव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिनमें वो कहते हैं कि ये जो लड़की 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी, उसके रूम से नींद की गोलियां पाई गई हैं, जिसे उसने ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया था और उसी वजह से उसकी हालत सीरियस हो गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि हॉस्टल के आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज, हॉस्टल स्टाफ के बयान और प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह साबित हो गया है कि लड़की के साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी, बल्कि सबूतों को देखकर यही लग रहा है कि उसने स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान खुद ली है। पर उनकी बात पर पेरेंट्स को जरा भी यकीन नहीं होता और उनका ये यकीन जल्द ही सही साबित हो जाता है। दरअसल 14 जनवरी साल 2026 को, यानी कि इसी साल, जब लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें कुछ ऐसा बताया जाता है जो पटना पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से पलट देता है। रिपोर्ट में लिखा था कि लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म के निशान मिले, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा लड़की की बॉडी पर कई सारे चोटों के घाव थे, शरीर को खरोचने, नोचने और ऐसी कई चीजें मिली जिससे आशंका जताई जा रही है कि कुछ गलत करने की कोशिश हुई है। इस रिपोर्ट ने पुलिस की बनी बनाई थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। वहीं पुलिस जो दावा कर रही थी कि लड़की के साथ गलत नहीं हुआ है, वो भी गलत साबित हो गया। रिपोर्ट आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि रिपोर्ट के आने से पहले ही पुलिस ने क्यों गलत थ्योरी पेश की। क्या वो इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहती थी? इस पर SSP कार्तिक शर्मा मीडिया के सामने आते हैं और अपनी गलती छुपाने का सारा इल्जाम डॉक्टरों पर थोप देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि लड़की के साथ गलत काम नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो वही बताया जो डॉक्टर ने कहा था। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि लड़की ने अपनी जान खुद दी है
यानी कि अब भी एसएसपी की नजर में ये एक जान देने वाला केस था, जबकि लड़की की बॉडी पर मिले चोटों के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया दावा उन्हें झूठ लग रहा था। ये मामला धीरे धीरे जब तूल पकड़ने लगता है तब उस डॉक्टर के बारे में भी पता चलता है जिसने लड़की को देखकर कहा था कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई, जबकि उसके सीनियर डॉक्टर ने पुलिस को बताया था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म के निशान मिले थे। इस तरह पुलिस के सामने दो स्टेटमेंट्स थे, लेकिन उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से उस डॉक्टर के स्टेटमेंट को चुना जिसने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वही बात मीडिया के सामने रख दी जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर लड़की के साथ उस रात क्या हुआ था, वो कैसे बेहोश हुई और पटना पुलिस ने इस मामले में क्या क्या गलतियां की थी। तो आपको बता दें, ये लड़की 5 जनवरी की रात को अपने घर से पटना वापस लौटी थी और जब ये हॉस्टल तक पहुंची तब तक बिल्कुल ठीक थी। इसने खाना खाया, अपने पेरेंट्स से बात की। हालांकि थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब थी, पर इतनी ज्यादा नहीं कि वो सुबह उठे ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि रात को लड़की के साथ क्या हुआ। पुलिस का कहना था कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस को देखा है, पर कमरे में कोई नहीं आया था और ना ही लड़की बाहर निकली थी। पर यह भी तो हो सकता है ना कि किसी ने फुटेज का वो पार्ट डिलीट किया हो कि जब लड़की के कमरे में कोई आया हो, क्योंकि पुलिस को डॉक्टर ने 6 जनवरी को ही इस मामले के बारे में बता दिया था। लेकिन एसएचओ साहिबा लड़की को देखने हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं और ना ही उन्होंने 9 जनवरी तक कोई भी एक्शन लिया। जब देखा कि हाँ अब मामला बढ़ रहा है तो अपने ड्राइवर को हॉस्टल में पूछताछ के लिए भेज दिया, जबकि उन्हें खुद उसी दिन वहां पे जाना चाहिए था जब डॉक्टर्स ने लड़की के बारे में बताया था। यानी पुलिस ने 72 घंटे बाद इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, वो भी खुद नहीं बल्कि ड्राइवर को भेजकर। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या 72 घंटे में सबूतों को मिटाया नहीं जा सकता? क्या सीसीटीवी फुटेज को बदला नहीं जा सकता? ये बिल्कुल मुमकिन है, पर पुलिस ने इन पहलुओं पर गौर ही नहीं किया। इसी वजह से रिपोर्ट आने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया, जो हर मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी टीम ने अब तक हॉस्टल के 13 सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर जब्त किया है और 5 से 10 जनवरी तक के फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही लड़की के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि उसके द्वारा डिलीट किए गए डेटा और लास्ट कॉल डिटेल्स का पता लगाया जा सके। इसके अलावा एसआईटी टीम हॉस्टल के उस कमरे में भी छानबीन करने के लिए पहुंची जिसमें लड़की रहा करती थी, और जब वहां की अच्छे से छानबीन की गई तो पता चला कि सबूतों को वहां से मिटा दिया गया है। एसआईटी टीम को कमरे से एक ऐसा सुराग भी मिला है जिससे यह पता लगाया जा सके कि उस रात लड़की के साथ क्या हुआ था। पर इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो उन्हें जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि इस हॉस्टल में गलत काम होता था। जी हाँ, जिस हॉस्टल पर लड़कियां भरोसा करके वहां रहती थी वो हॉस्टल दागदार रहा है। यहाँ के मैनेजर्स और ओनर गलत काम करते थे वहां पे। तो इस बात से जाहिर है कि 5 जनवरी की रात इस लड़की के साथ भी कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स खिलाई गई होंगी और फिर बदनामी के डर से हो सकता है उसने अपनी जान खुद देने की कोशिश की होगी, पर वो जिंदा बच गई। उसके कमरे से करीब 90 नींद की टैबलेट्स मिली है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि कौन सा ऐसा डॉक्टर होगा जो एक पेशेंट को इतनी टैबलेट्स दे दे, क्योंकि ये तो वैसे भी मना है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर भी जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला भी आपको 90 टैबलेट्स नहीं देगा। तो क्या ओनर और मैनेजर्स ने मिलकर कमरे में ये टैबलेट्स रखी थी ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि लड़की ने खुद ही ने खाया था? और अगर खाया भी तो उसके जिस्म पर इतने ज्यादा चोटों के निशान कैसे आए? शरीर को नोचने और प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म कहां से मिले, जो खास तौर से तब पाए जाते हैं जब कोई इंसान किसी के संग गलत करने की कोशिश करता है, तभी ऐसे निशान देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, जब लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया था तब वो बेहोशी की हालत में ही कोमा में चली गई, जिसका मतलब ये था कि उसके सर पर गहरी चोट लगी थी या फिर उसे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वो पिल्स खिलाई गई थी जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई और उसी हालत में उसकी जान गई। पर अभी असली कहानी निकल के सामने नहीं आई है। इस नीट की स्टूडेंट के साथ एक्चुअल में उस रात में क्या हुआ था, फिलहाल इसका जवाब एसआईटी टीम भी नहीं दे पाई है। और आपको जान के हैरानी होगी कि एएसपी अभिनव और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को भी एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। यानी वो दोनों पुलिस अफसर जो शुरुआत से ही मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें ही इस केस को सुलझाने का ऑर्डर दिया गया है। जिन्होंने लोकल लोगों से जब पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि शाम होते ही इस हॉस्टल के बाहर लग्जरी गाड़ियों का मेला लग जाता है। लेकिन उन गाड़ियों में आता कौन है और हॉस्टल के अंदर क्या सच में कोई गलत काम चल रहा है? क्या इन हाई प्रोफाइल चेहरों को बचाने के लिए पुलिस और डॉक्टर ने कोई झूठी कहानी गढ़ी? ये जानना अभी बाकी है।
वहीं बाकी स्टूडेंट्स ने भी एसआईटी टीम को बताया है कि उस रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर उन्हें किसी के चीखने की आवाजें सुनाई थी। इस बात से यह जाहिर होता है कि जरूर उस स्टूडेंट के साथ 5 जनवरी की रात को कुछ तो हुआ था, और जिसने ये सब किया वो या तो कोई नेता है या फिर किसी मंत्री का बेटा है, जिसे बचाने के लिए पुलिस ने शुरुआत में कोई कदम उठाया ही नहीं। साथ ही डॉक्टर सतीश ने भी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही कह दिया कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एसआईटी टीम ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में अब हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को अरेस्ट कर लिया है और उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं एसआईटी टीम 21 जनवरी को जहानाबाद भी पहुंची थी, जहां जांच के दौरान एक अहम सुराग हाथ लगा। दरअसल जांच में सामने आया कि लड़की लंबे समय से नींद की दवा का सेवन कर रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 27 दिसंबर 2025 को वो अपने पेरेंट्स के साथ कार के जरिए पटना से जहानाबाद आई थी। इस दौरान जहानाबाद में एक मेडिकल स्टोर से उसने अपने पिता की मौजूदगी में नींद की दवा खरीदी थी और पेमेंट ऑनलाइन की थी। उसने एंटी डिप्रेशन की गोली के 6 पत्ते लिए थे और ये बात उसके पेरेंट्स को भी मालूम थी, पर उसकी जान कैसे गई ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। हालांकि एसआईटी टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सेकंड ओपिनियन के लिए पटना एम्स भेज दिया है और अब रिपोर्ट के आने का इंतजार है, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है। अब देखना यह है कि क्या ये केस एसआईटी टीम सुलझा पाती है या फिर इसे सीबीआई को सौंपा जाएगा। आपको क्या लगता है, लड़की के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और जो मुजरिम हो उन्हें कैसी सजा दी जानी चाहिए अगर कोई आरोपी निकलता है तो जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।